Today we are going to start partnership firm. पार्टनरशिप फर्म जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, इससे पहले हम लोग एक छोटी सी बात समझ लेते हैं कि इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है एक सोल ट्रेड। अब सोल ट्रेड क्या होता है भाई? सोल ट्रेड में क्या होता था, एक पार्टनर होता था और वो पार्टनर खुद से पूरा बिजनेस करता था, सारा कैपिटल वही लगाता था, सारा कैपिटल लगाने के बाद पूरा बिजनेस खुद ही संभालता था और जो प्रॉफिट आता था वो पूरा ले लेता था। तो ये सोल ट्रेड हम पढ़ चुके हैं। लेकिन अब उस सोल ट्रेड वाले पर्सन को ऐसा लगता है कि हमारे बिजनेस में कोई ऐसा पर्सन मिले जो और कैपिटल लगाए, जो और उसमें जो है काम करे, जो कि उसका काम और बिजनेस बड़ा हो सके और जो प्रॉफिट आए वो भी शेयर कर ले, अगर लॉस आए तो लॉस भी शेयर करे। तो इन सारी चीज़ों के लिए हम करते हैं पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप के लिए कैसे समझते हैं कि मान लो कि यहाँ पर हमारे पास मिस्टर ए हैं जो पहले एक सोल ट्रेड का बिजनेस कर रहे थे, लेकिन अपने बिजनेस को वो बढ़ाने के लिए मिस्टर बी और मिस्टर सी इन दो लोगों को ढूंढते हैं और कहते हैं कि चलिए आप हम तीनों मिलकर एक फर्म बनाएंगे और वो पार्टनरशिप के रूप में हम उस फर्म को चलाएंगे। तो ए और बी और सी ये तीनों मिलकर जब बिजनेस को करेंगे तो ये पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस हो जाएगा। अब ये कैसे होगा देखते हैं। सबसे पहले पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप में बताया गया है कि सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब यहाँ पर दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। पहली चीज़ तो ये, एक पार्टनरशिप एक्ट है, जिस पार्टनरशिप एक्ट है 1932। एक तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात आपको यहाँ ये पता चली, जो एक मार्क्स में बहुत क्वेश्चन पूछा गया बोर्ड में कि पार्टनरशिप एक्ट है क्या। तो पार्टनरशिप एक्ट है 1932। दूसरी चीज़, ये एक्ट कहाँ पर मेंशन किया गया है? ये एक्ट सेक्शन 4 में मेंशन किया गया है। तो एक मार्क्स का क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 4, इसे नोट कर लीजिएगा। अब हमारे पार्टनर्स कैसे पार्टनरशिप का बिजनेस करेंगे, इसकी मीनिंग क्या होगी, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है कि पार्टनरशिप इज रिलेशन बिटवीन पर्सन who have agreed to share the profits of a business carried on by all। मतलब क्या कि ऐसे लोग जो मिलकर बिजनेस कर रहे हैं एज ए पार्टनर, जो प्रॉफिट शेयर करेंगे और वो प्रॉफिट शेयर करने के लिए जो वो बिजनेस कर रहे हैं वो उन सब से मिलकर कैरी किया जा रहा है। सारे पार्टनर मिलकर इस बिजनेस को कर रहे हैं। आगे है कि कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब कि वो बिजनेस जिसमें वो सारे मिलकर पार्टनरशिप में बिजनेस करेंगे, सारा प्रॉफिट शेयर करेंगे और वो बिजनेस सभी करें या उन सब की तरफ से कोई एक करता है। तो ये क्या है? पार्टनरशिप का बिजनेस। तो पार्टनरशिप के बिजनेस में आगे देखते हैं कि पार्टनरशिप का बिजनेस अगर हम करते हैं तो इसके फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। क्योंकि अगर हम किसी चीज़ का मीनिंग पॉइंट में समझ लेते हैं एज ए फीचर या कैरेक्टरिस्टिक, तो वो चीज़ और डिटेल में मालूम हो जाती है। तो देखते हैं क्या है। सबसे पहले है कि 2 और मोर पर्सन। भाई पार्टनरशिप हमें करनी है तो ये बात तो पहले ही क्लियर हो गई कि पार्टनरशिप में कम से कम 2 पर्सन्स होना वेरी इंपॉर्टेंट है। भाई अगर एक पर्सन है तो पार्टनरशिप ही कहाँ हो गया, फिर तो वो बन जाएगा सोल ट्रेड। एक पर्सन है पूरा बिजनेस कर रहा है, लेकिन जैसे ही एक पर्सन से 2 पर्सन होंगे वैसे ही वो पार्टनरशिप हो जाएगा। तो मिस्टर ए थे, ये एक पर्सन बिजनेस चला रहे थे तो सोल ट्रेड, लेकिन जैसे ही उन्होंने बी को अपने बिजनेस में एज ए पार्टनर बनाया, सी को पार्टनर बनाया, वैसे ही वो पार्टनरशिप है। तो कम से कम मिनिमम 2 लोग होना ज़रूरी है पार्टनरशिप फॉर्म में। अब मैक्सिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं? तो पार्टनरशिप में मैक्सिमम 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। मैक्सिमम कितने पार्टनर्स हो सकते हैं? 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा। दो और आपको 1 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता चले जिसमें मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं? 50। और ये बात आपको जान के आश्चर्य भी होगा कि पार्टनरशिप में मैक्सिमम पार्टनर पार्टनरशिप एक्ट 1932 में मेंशन नहीं किया गया है। मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं ये कंपनी एक्ट 2013 में बताया गया है। तो ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं? 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। अब है
कि पार्टनरशिप में फीचर में अगला फीचर है एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट क्या है कि जो भी पार्टनर आपस में मिलकर पार्टनरशिप करने जा रहे हैं वो आपस में पहले एक एग्रीमेंट तैयार कर लें, आपस में मिलकर बैठकर बात कर लें, डिसीजन ले लें। किन चीज़ों के विषय में उन्हें डिसीजंस लेने होंगे, उन्हें अपनी राइट्स क्या है, हर पार्टनर्स का राइट क्या है ये उसे मालूम होना चाहिए। जैसे हर पार्टनर्स को ये मालूम होना चाहिए कि भाई अकाउंट्स हैं वो हम देख सकते हैं कहाँ कितना अकाउंट्स का काम हो रहा है, क्या कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा है, कोई कुछ ऐसा तो नहीं लिख रहा है जो हिसाब किताब में गड़बड़ कर रहा है। तो हर पेपर्स को देख सकता है, हर इन्फॉर्मेशन को ले सकता है, वो उसका राइट्स है। उसकी ड्यूटी क्या है वो उसे मालूम होना चाहिए, मतलब उसे पहले से क्लियर होना चाहिए कि उसे क्या क्या काम करना है। ये नहीं है कि अगर हम दोनों लोग दो पार्टनर हैं और ए सोच ले कि भाई अगर हम नहीं भी करने जाएंगे तो भी प्रॉफिट होगा तो हम शेयर कर लेंगे। तो अपनी ड्यूटी के प्रति भी मालूम होने चाहिए इन्फॉर्मेशंस और अपने राइट्स भी मालूम होने चाहिए। तो वो पहले से एग्रीमेंट में डिसाइड कर लेना ज़्यादा बेहतर है। तो एग्रीमेंट होता है उनके बीच में। अगले पॉइंट पे आते हैं, एक्सिस्टेंस ऑफ द बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। देखिए यहाँ पर प्रॉफिट मोटिव बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्रॉफिट मोटिव कैसे इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट मोटिव इस तरह से इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई भी बिजनेस करने जा रहे हैं तो उस बिजनेस को हम कर क्यों रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि हम प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं। अगर कोई भी बिजनेस कर रहे हैं और उसमें हम प्रॉफिट मोटिव नहीं है तो वो पार्टनरशिप बिजनेस माना ही नहीं जाएगा, इवन बिजनेस ही नहीं माना जाएगा। बिजनेस में प्रॉफिट का मोटिव होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई कहे कि नहीं भाई हम बिजनेस तो कर रहे हैं, हम आपस में मिलकर काम तो कर रहे हैं, पर हम प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहे हैं। तो भाई अगर आप प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहे हैं तो आप नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के तरह अपना काम कर रहे हैं, और तब आप वो बिजनेस नहीं कह सकते आप। तो बिजनेस तभी है जब वो प्रॉफिट के लिए काम किया जाए और सारे पार्टनर उसमें इस काम इसलिए कर रहे हों क्योंकि वो प्रॉफिट लेना चाहते हैं उस काम को करके। तो बिजनेस प्रॉफिट मोटिव होगा तभी वो पार्टनरशिप के अंतर्गत आएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है 4th नंबर का पॉइंट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। सारे पार्टनर जो भी फॉर्म में प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को शेयर करेंगे। पार्टनर का प्रॉफिट शेयर करना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई कहता है कि नहीं भाई हम 3 पार्टनर हैं और चौथा पार्टनर कहता है कि नहीं हम आपके साथ काम तो कर रहे हैं, आपकी हेल्प करना चाहते हैं, एज ए पार्टनर हैं, लेकिन हम प्रॉफिट नहीं लेंगे, नहीं, तो फिर आप पार्टनर नहीं हैं। तब आप पार्टनरशिप में पार्टनर नहीं काउंट किए जाएंगे। पार्टनर तभी हैं जब आप प्रॉफिट भी शेयर करते हों। अगर फॉर्म में लॉस आता है तो लॉस भी शेयर करें। तो प्रॉफिट शेयर या लॉस शेयर करने के लिए ही आप अगर बिजनेस में हैं तो आप पार्टनर हैं। ये बात हम लोगों की मीनिंग में भी देख लिया था कि उनका रिलेशन ही इस बात के लिए है कि वो आपस में बिजनेस का प्रॉफिट शेयर करना चाहते हैं। आगे देखते हैं, रिलेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। ये जो पार्टनर हैं इनके बीच में रिलेशन कैसा होगा, इनके बीच में रिलेशन होगा प्रिंसिपल और एजेंट का। हर पार्टनर उस फर्म का एज ए ओनर है और वो एक प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल की तरह ही वहाँ पे एक्ट करेगा और साथ साथ में वो एजेंट भी है। ए पार्टनर जैसे यहाँ पर मिस्टर ए हैं तो ये ए प्रिंसिपल भी है और ये बी के एजेंट भी हैं, और बी प्रिंसिपल भी है और वो ए का एजेंट भी है। तो इस तरीके से हर पार्टनर एक दूसरे का प्रिंसिपल और एजेंट दोनों है। जब कोई भी पर्सन वहाँ पर काम कर रहा है उसे ये क्लियर होना चाहिए कि मैं जो बात कह रहा हूँ वो अपनी बात तो कह ही रहा हूँ, साथ में एक एजेंट की तरह बाकी पार्टनर को भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर वो प्रिंसिपल और एजेंट दोनों की तरह काम करता है। आगे देखते हैं, आगे है बिजनेस में बी कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब बिजनेस जो है ऐसा है जो सबके थ्रू चलाया जाए, सारे पार्टनर मिलकर उस बिजनेस को चला रहे हो या उन सबके थ्रू कोई एक पर्सन भी उस बिजनेस को चला रहा है तो वो भी पार्टनरशिप मानी जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये ए बी और सी हैं, ये तीनों पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, ये तीनों बिजनेस को चला रहे हैं तो ये पार्टनरशिप है। लेकिन ए अगर ये बी सी कहीं चले जाएं, ये कहें कि भाई ठीक है 1 महीने के लिए हम कहीं जा रहे हैं किसी काम से, और ए से बोले कि भाई आप इस बिजनेस को चलाना, तो इसका मतलब है एक्टिंग फॉर ऑल जो है, जो इसका मतलब है कि बी और सी की तरफ से ए बिजनेस चला रहे हैं तो ये भी पार्टनरशिप है। ए जब बिजनेस चलाएंगे तब जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट भी वैसे ही आपस में बी और सी शेयर करेंगे जैसे कि पहले कर रहे थे। तो अगर सारे पार्टनर्स करते हैं बिजनेस तो पार्टनरशिप है, लेकिन अगर उनके तरफ से कोई एक पार्टनर या 2 पार्टनर भी बिजनेस
चला रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं और बाकी एग्री करते हैं इस बात के लिए, तो भी पार्टनरशिप मानी जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगला है नो सेपरेट एक्सिस्टेंस। बिजनेस का कोई सेपरेट एक्सिस्टेंस नहीं है। सेपरेट एक्सिस्टेंस किस तरह से नहीं, अब इस बात को इस तरह से समझ सकते हैं। देखिए, ये तो हमने समझ लिया कि ए पार्टनर है, बी पार्टनर है, सी पार्टनर है और उनकी एक फर्म है, ठीक है, जिसको वो बिजनेस के तौर पर चला रहे हैं। तो अब ये जो फर्म है इसका कोई सेपरेट एक्सिस्टेंस इसलिए नहीं है क्योंकि अगर इस फर्म में 1 लाख रुपए का लोन ले लिया जाए फर्म के लिए, तो अगर इस 1 लाख रुपए का लोन फर्म जो ले रही है उसको नहीं वापस करते, हम बैंक से लोन लें और वापस नहीं करें, तो ऐसी सिचुएशन में ए को, बी को और सी को अपने घर से पेमेंट करना पड़ेगा इस लोन का पैसा। तो इसका मतलब है कि ए, बी, सी और फर्म ये सब एक ही हैं। फर्म अलग से सेपरेट एक्सिस्टेंस नहीं रखती है, उसकी अपनी अलग पहचान नहीं है, वो ए, बी, सी से कनेक्ट है। इस तरह से जो पार्टनरशिप का बिजनेस है उसमें पार्टनरशिप का बिजनेस सेपरेट एक्सिस्टेंस नहीं रखता है, ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग एक सेकेंड टॉपिक पे बढ़ रहे हैं जिसमें आगे आते हैं पार्टनरशिप डीड। अब ये पार्टनरशिप डीड क्या है? पार्टनरशिप डीड में देखिए भाई, सारे पार्टनर आ गए और सारे पार्टनरों ने मिलकर ये डिसाइड किया, एक एग्रीमेंट तैयार कर लिया कि हम लोग इस बिज़नेस को कैसे करेंगे। तो ये जो सारे पार्टनर मिलकर बैठेंगे, बात करेंगे, डिसाइड करेंगे कि हम इस बिज़नेस को कैसे करेंगे और इस बिज़नेस को कैसे करने के लिए उन्हें एक एग्रीमेंट तैयार करना पड़ेगा। और वो जो एग्रीमेंट वो तैयार करेंगे वो ओरल भी हो सकता है और वो रिटर्न भी हो सकता है, दोनों तरह से वो एग्रीमेंट तैयार कर सकते हैं। अब वो एग्रीमेंट कैसे तैयार करेंगे? जैसे कि वो जानना चाहेंगे कि हम जो बिज़नेस करने जा रहे हैं इसमें कौन कितनी कैपिटल लगाएगा, साथ में ये जानना चाहते हैं कि इसमें कौन कितना प्रॉफिट लेगा, ये भी जानना चाहते हैं कि अगर वो प्रॉफिट लिया जाएगा तो उस प्रॉफिट के बाद जो कैपिटल लग रही है उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। अगर कोई पार्टनर बिजनेस में एक्स्ट्रा काम करता है तो क्या उसे सैलरी दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी। तो ये सारी चीज़ों का पहले से एक डिसीजन कर लेना और उसको रिटन फॉर्म में नोट कर लेना पार्टनरशिप डीड है। पार्टनरशिप डीड से रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार बोर्ड में पूछे गए हैं, इसलिए इस बात को ध्यान से जरूर समझ लीजिएगा। चलिए, तो पार्टनरशिप डीड में क्या है? पार्टनरशिप डीड में है पार्टनरशिप कम इनटू द एक्सिस्टेंस बाय एन ओरल और रिटन एग्रीमेंट। मतलब ये ओरल और रिटन दोनों तरह से एग्रीमेंट हो सकता है, लेकिन दिस रिटन डॉक्यूमेंट्स नोन एज ए पार्टनरशिप डीड। जो रिटन डॉक्यूमेंट है उसे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। देखिए, रिटन डॉक्यूमेंट होगा तभी बात को डिसाइड किया जा सकता है। बात को कोई कह दे कि नहीं ये तो बात हमने बात ही नहीं की थी, कोई एग्रीमेंट हुआ और बात को वो बात करने से मना कर दे कि नहीं ये बात हमने नहीं हुई थी, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए रिटन डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो पार्टनरशिप डीड आपस में एक एग्रीमेंट तैयार कर लिया जाता है। अब यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर पार्टनरशिप डीड में हमने पहले से डिसाइड कर ली हैं सारी बातें, कैपिटल को लेकर, प्रॉफिट को लेकर, इंटरेस्ट को लेकर, लेकिन हमने कुछ बातें नहीं डिसाइड की या फिर पार्टनरशिप डीड में हमने कोई डिसीजन लिया ही नहीं, तो ऐसी सिचुएशन को कहा जाता है अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। मतलब अगर पार्टनरशिप डीड अब्सेंस है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, पार्टनरशिप डीड में कोई भी डिसीजन लिया ही नहीं गया या पर्टिकुलर कुछ डिसीजंस लेने से हम छूट गए हैं, तो ऐसी सिचुएशंस में हम कौन से रूल्स अप्लाई करेंगे उस बात के इसमें बात करने जा रहे हैं हम लोग। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रूल्स अप्लीकेबल इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है, पार्टनरशिप डीड अब्सेंट होने पर कौन से रूल्स लगेंगे, किस तरह से पार्टनर्स आपस में डिसीजंस लेंगे। देखिए, पार्टनरशिप डीड में अगर ये डिसीजन नहीं लिया गया है, तो जब वो डिसीजन नहीं लिया गया है तो ऐसी सिचुएशन में पार्टनरशिप एक्ट में जो इन्फॉर्मेशंस पहले से लिखी गई हैं उनको अप्लाई किया जाएगा। और वो क्या हो सकती हैं उनके विषय में देखते हैं। सबसे पहले है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो भाई, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जैसे मान लो ए है और बी है, ये दोनों लोग पहले से ही डिसाइड कर लें कि कौन कितना प्रॉफिट लेगा तो ठीक है, लेकिन इन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया और बिज़नेस शुरू कर दिया। और बिज़नेस शुरू करने के बाद ए कहते हैं कि हमने बिज़नेस में ज़्यादा काम किया है,
इसलिए हमको प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए, और बी कहते हैं कि ऐसा नहीं है। तो ऐसा नहीं है, बिजनेस जब आप शुरू कर चुके हो, पार्टनरशिप डीड में आपने अपने प्रॉफिट कोई भी डिसीजन नहीं लिए हैं, तो वहाँ पर प्रॉफिट इक्वल ही मिलेगा, दोनों को प्रॉफिट बराबर मिलेगा। इसका मतलब अगर दो पार्टनर हैं तो दोनों को 1/2 हाफ ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। अगर इसमें सी भी आ जाता है तो ऐसी सिचुएशंस में ये प्रॉफिट 1/3 हो जाएगा। तो जितने भी पार्टनर होंगे सबको प्रॉफिट इक्वल ही मिलेगा। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होता है अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है, पार्टनरशिप डीड अब्सेंट होती है तब। अगले पॉइंट में आते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या है कि जो फर्म में कैपिटल लगाई है ए बी ने, और उस कैपिटल पे इंटरेस्ट उन्हें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो भाई पहले डिसाइड कर लेते कि इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और जो भी इंटरेस्ट मिलेगा उसका इंटरेस्ट रेट क्या होगा, ये पहले से डिसाइड कर लेना चाहिए। अगर आप लोगों ने पार्टनरशिप डीड में कोई पहले डिसीजन नहीं लिया है तो इसका मतलब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, और ऐसी सिचुएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस होने पर किसी भी पार्टनर को नहीं दिया जाता है। इसी तरह से जो पार्टनर अपने फर्म से पर्सनल यूज़ के लिए ड्राइंग्स विड्रॉ कर लेते हैं, उस ड्राइंग पर इंटरेस्ट लगेगा कि नहीं लगेगा। अगर पार्टनरशिप डीड में इससे रिलेटेड कोई डिसीजन नहीं लिया गया है तब भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लगेगा। ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं लगाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 4th नंबर के पॉइंट में आते हैं, सैलरी पार्टनर। देखिए कई बार क्या होता है कि कुछ पार्टनर्स ऐसे होते हैं जो फॉर्म में बाकी पार्टनर्स की तरह काम कर रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनके अंदर एक एक्स्ट्रा टैलेंट होता है, जैसे कि वो अकाउंट्स बहुत अच्छी जानते हैं, तो अकाउंट्स का सारा काम वो एक्स्ट्रा देख रहे हैं। अब वो कहते हैं कि हम अकाउंट का सारा काम एक्स्ट्रा देख रहे हैं, इसलिए मुझे प्रॉफिट के अलावा मुझे एक अकाउंटेंट की तरह सैलरी भी दी जाए। तो ठीक है, आपकी बात सही है, लेकिन ये बात पार्टनरशिप डीड बनाते समय, एग्रीमेंट करते समय ही डिसाइड कर लेना चाहिए था, और तब आपको सैलरी दी जाएगी। अगर आपने एग्रीमेंट के टाइम में डिसीजन नहीं लिया, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, कोई डिसीजन नहीं हुआ, तो फिर आपको किसी भी तरह की पार्टनर को सैलरी नहीं दी जाएगी। तो पार्टनर को सैलरी नहीं दी जाएगी पार्टनरशिप डीड साइलेंट होने पर, और इसी तरह से किसी भी पार्टनर को कमीशन भी नहीं पे किया जाएगा अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो। अगले पॉइंट पे आते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस इंटरेस्ट ऑन लोन पर भी बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ज़रूर ध्यान से समझिएगा। न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस में भी इंटरेस्ट ऑन लोन को शामिल किया जाता है, और थ्योरी में भी बहुत बार पूछे गए हैं। तो इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है वो समझते हैं। अगर कोई पार्टनर, कोई ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसमें से ए इस फर्म को अगर 10,000 रुपीज़ एज ए लोन प्रोवाइड कर देता है, तो जब एज ए लोन ए फर्म को लोन प्रोवाइड करता है तो इस पर इंटरेस्ट लगेगा कि नहीं लगेगा। तो पार्टनरशिप डीड में इस पर इंटरेस्ट लगेगा। ध्यान रखिएगा, अगर पार्टनरशिप डीड अब्सेंट है, कोई डिसीजन नहीं है, तभी भी इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर को दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर को दिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और उसी समय ये भी डिसाइड कर लेना चाहिए कि भाई इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट क्या होगा, किस रेट पर इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा। तो अगर कोई इंटरेस्ट ऑन लोन का इंटरेस्ट रेट डिसाइड नहीं हुआ है तो ऐसी सिचुएशन में इंटरेस्ट ऑन लोन 6% होगा। ध्यान रखिएगा, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन पहले से डिसाइड नहीं है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा, पहले से दिया जाएगा, और वो 6% के रेट से दिया जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। अगले पॉइंट पे आते हैं, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। जब कोई पार्टनर फर्म में एडमिशन लेगा तो उस एडमिशन को लेने के टाइम बाकी सारे पार्टनर एग्री करते हों तभी वो न्यू पार्टनर एडमिशन ले सकता है। और एडमिशन के टाइम कौन से रूल्स लगेंगे, किस तरह का उसको प्रॉफिट दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें भी डिसाइड कर ली जाती हैं। तो इस तरीके से एडमिशन ऑफ पार्टनर भी पार्टनरशिप डीड के साइलेंट होने पर पहले से डिसीजंस लिए जा सकते हैं। मैंने आपको पार्टनरशिप डीड के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उन्हीं को एक्सप्लेन किया है। उम्मीद है आप इसे अच्छे से तैयार कर लें। बोर्ड एग्जाम में इसके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स में भी आपको काफ़ी हेल्प होने वाली है, तो इसका रिवीजन कर लें। और इसको मैं 1 सेकंड के लिए बाहर किनारे हो रहा हूँ, आप इसका
जो है पॉज करके इसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको लग रही हैं उन्हें आप नोट भी कर सकते हैं।